Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 2nd February 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके सो आज का पूरा आप न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे तो पूरे न्यूज़पेपर में सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाई देगी, वो है बजट. ठीक है, आप पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पर देखिए. नेट जीरो गेन फॉर जीरो गारंटी स्कीम, उसके बाद स्कूल हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स गेट मोर मनी इन इंटरम बजट. तो देखिए अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बजट के बारे में. ये पूरा बजट का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया है कि किस मिनिस्ट्री में यहाँ पे कितने हैं, कितना एलोकेशन किया गया, कितना एलोकेशन नहीं किया गया. सबसे पहली बात तो आप सभी को ये पता होगा कि 2024 क्या है, आपका इलेक्शन ईयर है. ओके सो 2024 में आपके इलेक्शंस होने वाले हैं. इलेक्शन से पहले जो बजट आता है उस बजट को हम कहते हैं इंटरिम बजट. क्या कहते हैं हम उसे, उस बजट को हम इंटरिम बजट कहते हैं. ये आप सभी को पता होगा. इंटरिम बजट क्या होता है एक्चुअली, हम अगर इंटरिम बजट की बात करते हैं, इसकी जब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1948 से होती है. कब होती है, 1948 से. बाय द व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर R.K. सन्मुख चेत्ती साहब जी थे, उन्होंने क्या किया, एक वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया. इंटरिम बजट को हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं. सो उन्होंने ये कहा कि अभी गवर्नमेंट का मतलब क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है. पार्टीज में गवर्नमेंट, यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट आएगी इसका हमें नहीं पता है. तो अभी क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है. लेकिन जब तक इलेक्शन होंगे तब तक तो हमारे कुछ खर्चे पानी है कि नहीं है. तो उसको हम क्या करें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक वोट ऑन अकाउंट लेकर आते हैं. थोड़े टाइम के लिए हम एक बजट लेकर आते हैं. जब तक इलेक्शन आपके नहीं कंप्लीट हो जाते हैं तब तक के लिए उस खर्चे का मतलब उस बजट से हम क्या करते रहेंगे, अपना खर्चा जो पानी एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें यहाँ से निकालते रहेंगे. एक बार इलेक्शन हो गया उसके बाद फिर हम अपना फुल फ्लेश जो बजट है उसको प्रेजेंट किया जाएगा. क्योंकि देखिए बजट जब प्रेजेंट होता तो आपका तो 4 दिन तो उसमें, हफ्तों तक तो उस बजट को प्रेजेंट करने में लग जाता है. ठीक है, उस पे फिर यहाँ पर जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं वो सारी चीजें स्क्रूटनीज होती हैं, फिर वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है. तो इतना सारा टाइम नहीं मिल पाता है कि इलेक्शन से पहले हम क्या करें, ये सारी चीजें यहाँ पर कर पाएं. क्योंकि जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट होती हैं तब तक क्या हो जाता है, आपका जो बजट का जो एलोकेशन है मतलब हमारा इलेक्शन ही आ जाएगा, है ना. सो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका इंटरिम बजट होता है. इंटरिम बजट में मेनली क्या होता है, जो आपका पुराना बजट होता है, फॉर एग्जांपल 2023 में जो बजट था वहां पर जो स्कीम्स अनाउंस की गई थी उस बजट में, यहाँ पे जो टैक्स स्कीम थी, सारी चीजों को वैसा का वैसा ही रखा जाता है. इसमें इंटरिम बजट में मेनली आपका कोई भी चेंज नहीं होता है. सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए. अब हम थोड़ा सा इंटरिम बजट के बारे में देखते हैं. सो इंटरिम बजट को हम ऑल्सो नोन एज वोट ऑन अकाउंट, इंटरिम बजट को हम वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं. Essentially means that the government seeks the approval of parliament for meeting expenditure for the first 4 months of the fiscal year. तो यहाँ पर जो हमारा फिजिकल ईयर कब से स्टार्ट होता है आप सभी को पता है. यहाँ पर 1 अप्रैल से, फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है हमारा फिजिकल ईयर. तो 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक की अगर हम बात करते हैं तो इस मंथ, इसके जो स्टार्टिंग के 4 मंथ्स होते हैं. तो यहाँ पे जैसे कि आपके जितने भी ऑफिसर्स हैं जो आपके ऑनगोइंग सेक्टर्स में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, स्कीम्स चल रहे हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है. तो स्टार्टिंग के जो 4 महीने होते हैं तो उन्हें यहाँ पर क्या करना है, हमें बजट देना, मतलब कि उनको एलोकेशन होना चाहिए फाइनेंस का. और यहाँ पर जो आपका टैक्सेशन का स्ट्रक्चर होता है वो भी चेंज नहीं होता है इंटरिम बजट में. यहाँ पर ये सारी चीजें आपकी इंटरिम बजट में होती हैं. जब यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आ जाती है ना, क्योंकि इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन के बाद जब यहाँ पर न्यू गवर्नमेंट आ जाती है उसके बाद यहाँ पर फुल फ्लेज जो होता है आपका फिजिकल बजट रिवाइज होता है और प्रेजेंट किया जाता है. सो the vote on account is granted for a period of 4 months when the government changes due to general election rather than a loss of trust vote scenario. यहाँ पर कब ये आपका इंटरिम बजट आता है, आपको ये भी ध्यान रखना है, जब जनरल इलेक्शन होते हैं. जैसे कि आपका यहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना 5 साल कंप्लीट किया, अब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, तब आपका इंटरिम बजट होता है. दूसरा, कई बार कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है
है ना, गवर्नमेंट अपना जो कॉन्फिडेंस होता है उसको लूज कर देती है, तो क्या उस टाइम पर भी इंटरिम बजट आपका पेश किया जाता है? सो आंसर है आपका नो। उस सिनेरियो में आपका इंटरिम बजट नहीं होता है। जब आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं देन इस टाइम पीरियड पर आपका इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। सो वाई प्रेजेंट वोट ऑन अकाउंट, यहाँ पे वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट को क्यों प्रेजेंट किया जा रहा है? सो द रीजनिंग इज दैट देयर इज अ लिटिल टाइम टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट फॉर वेरियस ग्रांट्स टू मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड टू डिबेट दीज एज वेल एज एनी प्रोविजंस फॉर चेंज इन टैक्सेशन। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंट से उनसे अप्रूवल मिला जाए। जो मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे ग्रांट्स दिए गए हैं, डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे ग्रांट्स दिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका पार्लियामेंट से पहले अप्रूवल मिलना होता है ना। सारी चीजों पर यहाँ पे डिबेट और डिस्कशन होता है, फिर वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास सारी चीजें जाती हैं, और जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्या कर सके, ये सारी चीजें कर सके, इसलिए हम इंटरिम बजट को यहाँ पर पेश करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द रीजनिंग इज दैट इट वुड बी the prerogative of the new government to signal its policy direction which is often reflected in the budget। तो यहाँ पर जो आपकी policy directions होते हैं तो इसको चेंज करने का हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, पहले बजट की बात करते हैं, उसके बाद हमारा जो ये इंटरिम बजट अभी पेश हुआ है, कल हमने देखा होगा आप लोगों ने कि जितने भी आपकी पुराने स्कीम थी उन्हें ही कंटिन्यू किया गया है, टैक्सेशन में भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीजों में यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, उसको हम यहाँ पे फर्दर देखेंगे। ऑल्दो आपने देखा होगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उनकी स्पीच भी बहुत छोटी सी थी। तो पहले हम बजट के बारे में समझते हैं, बजट क्या होता है। सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या बजट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? ये जो टर्म है क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? तो आपका आंसर क्या होगा, नो। बजट कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। बजट ये जो वर्ड है ये कहीं भी मेंशन नहीं है। इट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये किस नाम से, आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इट शोज द रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो ये बजट मतलब एक तरीके से ये जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है इसमें गवर्नमेंट के जो रिसिप्ट्स होते हैं और आपका जो एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिल रहा है और गवर्नमेंट जो है आपकी पैसा कहाँ खर्च कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, इसका पूरा एक साल भर का आपका पूरा मतलब कि ये डेटा हो सकता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112 की बात करते हैं। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स अ रिक्वायरमेंट इन इंडिया टू प्रेजेंट बिफोर द पार्लियामेंट a statement of estimated receipts and expenditure of the government in respect of every financial year which runs from 1st April to 31st March। तो यहाँ पर हमारा जो आर्टिकल 112 है ये किसके बारे में बात करता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसकी बात यहाँ पर करता है। बजट की बात करते हैं, मेनली इसमें 2 अकाउंट्स होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट जिसे हम रेवेन्यू बजट भी कहते हैं, दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट और कैपिटल अकाउंट। अब इसके बारे में हम देखते हैं। So revenue account that relate to the current financial year transaction। revenue account में आपका क्या होता है, जो आपके current financial year के transactions हैं, है ना, उसके बारे में होता है। और जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल बजट होता है, दैट रिलेट्स टू द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटीज है, किसको कितना पैसा देना है। अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, गवर्नमेंट हुआ उसका एक रेवेन्यू बजट होता है, दूसरा होता है कैपिटल बजट। ठीक है, रेवेन्यू बजट में आप देखेंगे एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या होते हैं आपके टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट को पैसा कहां से मिल रहा है। आप इसको ऐसे समझिए कि आप जॉब करने जाते हैं, जॉब करते हैं तो आपको वहां पर सैलरी मिल रही है ना, आप उस सैलरी आपको यहाँ पे पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, तो आप जो जॉब कर रहे हैं वहां से आपके पास क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। फिर आपने क्या किया, उस पैसे को आपको खर्च भी करना है ना। आपको मान लीजिए आपकी सैलरी यहाँ पर 1000 रुपए है, ठीक है, हमने माना कि हमारे पास मेरे पूरे हाथ में 1000 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ मेरे एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर मतलब जो मैं खर्चा कर रही हूँ, तो वो मेरा 1000 रुपए से भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लोन वगैरह लिया। तो अभी इसको ऐसे नहीं समझते हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट की एक तरीके से आप कह सकते हैं अर्निंग कहाँ से हो रही है, तो वो किस में आता है, आपका रेवेन्यू रिसीट्स में, जो कि आपका टैक्स हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, इनसे कलेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने ये क्या किया, रिसीव किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मतलब हमने यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की। ओके, आप ऐसा कह सकते हैं सब्सिडीज हमने दी। सब्सिडीज जब देते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का पैसा जाता है या फिर आता है,
ऑफ कोर्स यहाँ पर पैसा जो होता है गवर्नमेंट का जाता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जेब से यहाँ पर पैसा दे रही है, अपनी पॉकेट से पैसा दे रही है, तो ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया। यहाँ पर सब्सिडीज हो गई, कोई पॉलिसी आती है, कोई प्रोग्राम आता है, फ्री वीज के जो कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जैसे कि हम फ्री फूड ग्रेन्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। क्या है ये आपका गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, मतलब गवर्नमेंट वहां पर खर्चा कर रही है। सो ये किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लान रेवेन्यू होता है, दूसरा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अब हम बात करते हैं कैपिटल बजट की। कैपिटल का मतलब क्या होता है, आप सभी ने, आपको अगर याद होगा 2023 का जब बजट आया था तो उसमें सबसे ज्यादा किसमें फोकस किया गया था, फोकस किया गया था कि हमें कैपिटल बजट पर ज्यादा फोकस करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हमें ज्यादा फोकस करना है। क्यों फोकस करना है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, इसका अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो आपका इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये कहा कि हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द सेंस कि आप रोड का कंस्ट्रक्शन करो, आप एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ पर आप रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन करो। इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन करोगे आप तो पहले कंस्ट्रक्शन में तो आपका ठीक है, हमने माना कि एक बार आपका एक्सपेंडिचर होगा, आपका खर्चा होगा एक बार, लेकिन फिर जब हम यहाँ पर हाईवेज बनाते हैं, एयरपोर्ट्स बनाते हैं, तो उससे फिर आपको रिटर्न्स भी मिलते हैं, है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है हमें, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है आपका, जैसे कि सब्सिडीज दे दी, पॉलिसीज में दे दिया, तो क्या उससे आपको रिटर्न्स मिलते हैं, नहीं। बट अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, रिटर्न्स मिलते हैं। सो यहाँ पर मेनली फोकस जब हमारा 2023 का बजट था तो आप लोगों ने देखा होगा मेनली जो हमारा फोकस था वो किस पर था, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर था। आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। एक बार आप यहाँ पर देख सकते हैं रेवेन्यू रिसीट्स में क्या क्या चीजें होती हैं। तो दीज रिसीट दैट डू नॉट लीड टू क्लेम ऑन द गवर्नमेंट दैट इज दे नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉट डिक्रीज एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट। इसमें मतलब कि जो आपके टैक्स होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ये सारी चीजें, इसमें आपका जो डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ओके, फिर हम कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट मतलब गवर्नमेंट को जो बड़ा बड़ा पैसा कहाँ से मिल रहा है, कैपिटल मतलब बड़े अमाउंट में। अगर जो ऐसा देखिए, रेवेन्यू रिसीट मतलब टैक्स वगैरह से जो पैसा मिल गया। कैपिटल रिसीट में क्या होगा, जैसे कि यहां पर हमने किसी आईएमएफ से पैसा लिया, है ना, हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज्यादा डेट था, तो हमने क्या किया, बहुत बड़ी लायबिलिटीज को क्रिएट करना है, हमें खर्चा बहुत ज्यादा वो देनी है। तो आप देखेंगे मनी रिसीव बाय द वे ऑफ लोन्स, जो लायबिलिटीज फॉर फ्यूचर रीपेमेंट इज क्रिएटेड है। तो यहाँ पर आपका कैपिटल रिसीट हमारे लिए खतरा बन सकता है, ये खतरा बनता है। इसमें क्या होता है कि आपने लोन लिया है, तो आपको लोन के साथ उसमें डेट लिया है एक तरीके से, तो आपका क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट भी होगा, तो इन फ्यूचर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। सो ये कहा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पर हमें ज्यादा फोकस करना है, कैपिटल रिसीट्स पर नहीं, कि आप लोन ले रहे हैं, उसके बाद क्या होगा, आपने लोन तो ले लिया, लोन आपको यहाँ पर उसको रीपे भी करना होगा, लोन रीपे करना होगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो रीपे करना होगा। तो एक तरीके से फिर क्या बनती जाती है, अपने ऊपर लायबिलिटी बनती जाती है। मनी रिसीव्ड और सेल बाय गवर्नमेंट एसेट्स। अब हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, सॉरी रिसीट्स में आपका एक और चीज आ जाती है, जो गवर्नमेंट एसेट्स को यहाँ पर सेल करती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो हम कह सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं, पीएसयूज होते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में आपका दिया है ना, जिसको हम पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो आपके एसेट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है। सो इस तरीके से आपका कैपिटल रिसीट जनरेट होता है। तो ये वाला तो ठीक है फिर भी कि इसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, बट ये जो लोन वाला है ये हमारे लिए खतरा पैदा करता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अब हम बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ये वाले पॉइंट की कि हमने जो टैक्स से हमें पैसा मिला, अब हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं। सो इसमें आपकी जो वेरियस सब्सिडीज आ जाती हैं, है ना। सो वेरियस सब्सिडीज यहाँ पर जो होता है आपका स्कीम्स होती हैं, पॉलिसीज होते हैं, सो इसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जैसे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करें, बड़े लेवल पर यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विपमेंट, मशीनरीज ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक्विजिशन ऑफ लैंड कर रहे हैं कि लैंड का हमें एक्विजिशन करना है, बिल्डिंग्स वगैरह। तो ये होता है आपका क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये पूरा बजट यहाँ पर क्लियर होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी हमने समझा क्या, इंटरिम बजट और बजट। अब हम बात करते हैं हमारे बजट की। मेनली जो यहाँ पर कल बजट था, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। वैसे तो ये पूरा जो बजट है आपका, अगर आपने 2023 का बजट पढ़ा हुआ है, सो उसी की जो जितनी भी सारी पॉलिसीज थी वही आपकी यहाँ पर मेंशन की गई है। इसमें मेनली कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे रूफटॉप सोलराइजेशन की हमने बात की थी, अगर आपको याद हो
कि हमें क्या करना है, सोलराइजेशन करना है, हमें क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करना है। तो आपका सोलार पावर जो प्लांट्स है उसकी मिली बात की गई थी। पीएम आवास योजना जिसमें 2 करोड़ जो हाउस थे, हमने बात की कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में हमें क्या करना है, इनको जितनी भी फैमिलीज हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, तो 2 करोड़ यहाँ पे हम हाउस क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। वैक्सीनेशन फॉर गर्ल्स इन एज ग्रुप ऑफ 9 to 14 ईयर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर। तो सर्विकल कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, 9 to 14 ईयर्स के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर द गर्ल्स। ये हमने अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी आया था सर्विकल कैंसर पर, इसमें हमने बात की थी। अपग्रेडेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, इसमें यहाँ पे एक्सपेंडाइड हुआ है। यूविन यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जिसमें हम मेनली क्या फोकस कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन पर फोकस कर रहे हैं। ये क्या है आपका, जो आपका मिशन इंद्रधनुष है ना, इस पर इसे इंटेंसिफाई किया जा रहा है और ज्यादा इसमें एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। देन फिर आपका आयुष्मान भारत स्कीम आ जाता है। आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स, यहाँ पर जो हेल्थ केयर कवरेज है उसको हमने एक्सटेंड किया है। मतलब ये सारी आपकी आत्मनिर्भर भारत, यहाँ पे ऑयल सीड्स पर यहाँ पे मेनली फोकस किया जा रहा है, जिसमें हमारी जो फोकस सीड्स हैं कौन कौन से हैं, मस्टर्ड, ग्राउंड नट्स, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर सपोर्टिंग डेयरी फार्मर्स, यहाँ पे जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है आपका, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एनिमल हस्बेंड्री विल एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट सच फॉर सच अ प्रोग्राम। ओके, आप सभी को यहाँ पर अगर याद होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसमें हमने यहाँ पर क्या किया था, जो आपकी छोटी छोटी फिशेस हैं, है ना, किस तरीके से हम उनको बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। इसके फिर बाद आप देखेंगे 83 लाख जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 9 करोड़ वुमेन्स में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग, जिसमें कि हमारा जो रूरल सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात करते हैं, एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस की हमने मेनली यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद हम देखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, द गवर्नमेंट एम टू इनहेंस द टारगेट ऑफ लखपति दीदी फ्रॉम 2 करोड़ to 3 करोड़। तो यहाँ पे जो लखपति दीदी का ये जो टारगेट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक यहाँ पर कर दिया गया है। यहाँ पे सबवे यूथ की बात की गई है। फिर अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पर देखेंगे, द आउटले फॉर द नेक्स्ट ईयर इज बीइंग इंक्रीज बाय 11.1%। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देखिए, हमने भी किसकी बात की थी कि हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस करना है। इस साल का जो हमारा 2023 का बजट था उस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज्यादा फोकस किया गया था, और अभी भी इसमें यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर के लिए आउटले है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसमें 11.1% इंक्रीज किया गया है। तो अभी कितना हो चुका है आपका, आप देखेंगे 11,11,111 करोड़ रुपीस ये हो गया। तो हमारी जीडीपी का 3.4% किस में जा रहा है, अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर जा रहा है, जिसमें मेनली हमारा जो पोर्ट कनेक्टिविटी है, कॉरिडोर्स है, हाईवे ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, एनर्जी मिनरल्स, यहाँ पे सीमेंट कॉरिडोर्स है, इनको बिल्ड किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सपोर्ट किया जा रहा है। यहाँ पर ई बसेस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। ब्लू इकोनॉमी हम बात कर रहे हैं, जिसमें अ स्कीम फॉर रेस्टोरेशन एंड एडेप्टेशन मेजर्स, कोस्टल एक्वाकल्चर, ओके, मैरीकल्चर, इंटीग्रेटेड एंड मल्टी सेक्टरल अप्रोच विल बी लॉन्च्ड। तो ये हमारा ब्लू इकोनॉमी 2.0 है। टूरिज्म की बात कर लेते हैं। टूरिज्म भी इस टाइम पर हमारा फोकस है, जिससे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेवेन्यू को जनरेट करते हैं। सो स्टेट्स विल बी इनकरेज, यहाँ पे स्टेट्स को इनकरेज किया गया है कि इनकी जो भी आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ब्रांडिंग है, इनकी ब्रांडिंग की जाए, ग्लोबल स्केल पर इनकी मार्केटिंग की जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकें, यहाँ पर टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकें। अ फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग द सेंटर्स बेस्ड एंड ऑन क्वालिटी ऑफ फैसिलिटी सर्विस विल बी स्टैब्लिश्ड। यहाँ पर फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और जो भी फैसिलिटीज हैं हमारे टूरिस्ट को, वो हम प्रोवाइड कर सकें। लॉन्ग टर्म यहाँ पर इंटरेस्ट है आपका, फ्री loans will be provided to states for financing such development on matching basis। यहाँ पर स्टेट्स को क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सके, ये जो टूरिज्म वाला है सेक्टर, इसको और ज्यादा यहाँ पर इनहेंस कर सके, डेवलप कर सके। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज्म पर भी फोकस किया जा रहा है, कि इसमें आप डोमेस्टिक टूरिज्म में जो आपकी पोर्ट कनेक्टिविटी की जाएगी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एमिनिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। हमारे जो आइलैंड नेशंस, आइलैंड स्टेट्स हैं, आइलैंड प्लेस हैं, इसमें इस साल आपका लक्षद्वीप को भी इंक्लूड किया गया है। आप लक्षद्वीप को यहाँ पर भूल ही नहीं सकते हैं। ओके, सो आई होप आप देखिए, अब आप न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ेंगे, ये जॉब गारंटी स्कीम, यहाँ पर कोई वो नहीं हुआ। हमने हायर एजुकेशन में यहाँ पर इंटरम बजट में जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं
एजुकेशन डिपार्टमेंट्स, इनको यहाँ पर ज़्यादा दिया जा रहा है। मार्जिनल राइज एंड एलोकेशन एंड फार्मिंग्स एंड फिशरीज में यहाँ पर थोड़ा सा राइज हुआ है। तो ये सारी, अब देखिए आशा आंगनवाड़ी स्टाफ गेट हेल्थ कवर, तो ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पर रिवाइज हो रहा है और कुछ भी नहीं है इस आज के न्यूज़पेपर में। तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर एक और आर्टिकल आ जाता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफाइज यूएस कांग्रेस ऑफ 31 MQ-9B UAV सेल टू इंडिया। अब देखिए कल हमने बात की थी कि ये आपका जो 31 MQ-9B है, इस पर अभी बातचीत चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि इसे यहाँ पर गवर्नमेंट को इंडिया के साथ इसका एग्रीमेंट हुआ था, तो ये डिलीवर होंगे ये नहीं होंगे। सो आज इसका यहाँ पर कंफर्मेशन हो गया है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, द डिलीवरीज विल बी बिगिन 3 years फ्रॉम द साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंस ऑफिशियल सेट्स। तो वहां के जो डिफेंस ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये कहा कि इस पर यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन हो गया कि अब वो क्या करेंगे, इंडिया को 31 MQ-9B UAV को यहाँ इंडिया को सेल करेंगे। सो आप देखेंगे द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैड अकॉर्डेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी for the procurement of 31 MQ-9B UAVs from General Atomics, 15 Sea Guardians from the Navy, from the Indian Navy and 16 Sky Guardians। तो आपको ये पता होना चाहिए इंडियन नेवी और स्काई गार्डियंस क्या है। 8 यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा, सारी चीजें हैं। तो मतलब ये जो हमारी सेल है वो क्या हो चुकी है, आपकी एक तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि अब इंडिया को यहाँ पर सेल किया जाएगा। अभी ये पूरी फॉर्मेलिटीज यहाँ पर चल रही हैं, डील वगैरह में जो एग्रीमेंट्स वगैरह आपके साइन होते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या है ना, ये न्यूज में आ रही है। सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आपकी ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑन द प्रोक्योरमेंट, मतलब कि किस कंट्री के साथ कैसी डील हो रही है, किस वेपन्स की डील हो रही है, तो इन सारी चीजों के लिए ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये आपकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन ऑन फॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम इन 2001 पोस्ट कारगिल वॉर। तो यहाँ पे आफ्टर द पोस्ट कारगिल वॉर इस सिस्टम को क्या किया जाता है, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज ने पहले रिकमेंड किया था कि हम क्या करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को स्टैब्लिश करने की बात की थी। फिर आपका क्या होता है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यहाँ पर क्रिएट होती है, स्टैब्लिश होती है। कंपोजिशन की बात करते हैं, सो डिफेंस मिनिस्टर जो होते हैं इसके चेयरपर्सन होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के। ये आप लोगों को याद रखना है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, डिफेंस मिनिस्टर। इट्स मेंबर इंक्लूड द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस चीफ, इसमें यहाँ पर होते हैं। ओके, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है, अभी हमने देखी यहाँ पर बात की थी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट। सो व्हाट इज दिस AON? The approval term AON is a first step towards the procurement of any military equipment and hardware under India Defense Acquisition Norms। तो ये क्या एक टर्म है जिसमें हमने क्या किया है, किसी भी कंट्री से, जैसे कि अभी हमने MQ-9B को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, तो ये एक टर्म है कि हाँ एक तरीके से आपको अप्रूवल यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर ग्रांट दे दिया गया है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो आज की न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट लगता है बजट से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का आर्टिकल कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।